मतदान की घड़ी नजदीक आ चुकी है। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और इस तरीके से 2024 में 7 चरण में होने वाले चुनाव के पहले चरण में आज शोर थम रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चरण में इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी के गढ़ में भी बड़ी सेंधमारी होती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा इस बात की कि पहले चरण में जिन 102 सीटों पर मतदान होने वाले हैं वहां क्या हालात रहने वाले हैं। पहले कुछ हम आपको ग्राफिकली बताना चाहते हैं, उसके बाद बहुत जल्द ही हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ेंगे। आप देखेंगे कि आज जो पहले चरण का मतदान होना है उसमें 102 सीटों पर मतदान होगा। आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। इसमें खास बात यह है कि 21 सीटें हैं जो स्विंग सीट हैं। स्विंग सीट का मतलब कि जिस सीट पर लगातार कब्जा किसी एक पार्टी का नहीं रहा है और संभावनाएं हैं कि वो इधर या उधर जाती रही हैं। इन 21 में से 13 तो डीएमके के पास हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 21 सीटें स्विंग सीटें हैं। इसके अलावा पहले चरण में जिन 102 सीटों पर मतदान होंगे उनमें बीजेपी का जो गढ़ माना जाता है, जो लगातार 3 बार से बीजेपी चुनाव जीत रही है, उनमें जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, राजस्थान का चूरू और बीकानेर, उसी तरह मध्य प्रदेश से ही सीधी भी है, उत्तर प्रदेश से पीलीभीत और मध्य प्रदेश का ही बालाघाट। ये सीटें हैं जो बीजेपी लगातार जीतती रही हैं। कम से कम 3 लोकसभा चुनाव से उसके पास है। कांग्रेस के पास ऐसी 3 सीटें हैं। एक कलियाबोर है, जो दूसरा छिंदवाड़ा है और तीसरा शिलोंग है। ये 3 सीटें कांग्रेस अपने पास बीते 3 चुनावों में कम से कम अपने पास रखी हुई हैं। तो ये मान सकते हैं कि ये उनका गढ़ है। इसके अलावा जिन 102 सीटों पर मतदान होना है उसमें पिछले चुनाव के में देखा जाए कि पीछे बीते 3 चुनावों में बीजेपी ने 51 सीटों पर कभी कोई जीत दर्ज ही नहीं की है। उसी तरीके से द्रमुक के लिए ये आंकड़ा 74 है। द्रमुक रीजनल पार्टी है, तो तमिलनाडु से बाहर जाहिर बात है कि वो सीटों की सफलता, सीटें वो चुनाव ही नहीं लड़ती तो जीतेंगी कैसे। तो द्रमुक के पास ये संख्या 74 है और कांग्रेस 53 सीटों पर चुनाव नहीं जीती है बीते 3 चुनाव में। तो 102 सीटों पर आप समझ सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के संदर्भ में बीजेपी 51 सीटों पर चुनाव नहीं जीती है बीते 3 चुनावों में और कांग्रेस 53 पर। लेकिन कांग्रेस के साथ चूंकि द्रमुक है और इंडिया गठबंधन है, तो ऐसी सीटें जहां जीत ज्यादा मिली है वो इंडिया गठबंधन के फेवर में मामला जाता दिखता है संख्या के रूप में। इसी तरीके से आज जहां चुनाव होने हैं उसकी अगर हम चर्चा करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर के उधमपुर, छत्तीसगढ़ की बस्तर, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और सिक्किम की एक एक सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा मेघालय की शिलोंग और तुरा सीट पर यानी 2 सीटों पर और मणिपुर की भी 2 सीटों पर मतदान होंगे। और आज ये भी देखें कि अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सीटों पर वोटिंग होगी। असम की डिब्रूगढ़, जोरहाट, काजीरंगा, लखीमपुर और सोनितपुर यानी 5 सीटों पर मतदान होंगे। बिहार की औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा यानी 4 सीटों पर मतदान होंगे। और आप देखें तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, सीधी और शहडोल सीट पर वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, रामटेक और नागपुर में मतदान होंगे। ये इसी तरह से राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होंगे। और उत्तराखंड की टेहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार सभी सीटों पर आज मतदान होंगे। उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में वोटिंग होगी। ये वोटिंग 2 दिन बाद होगी। आज जो चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, 19 तारीख को वोटिंग होनी है।
त्रिपुरा वेस्ट में भी पहले चरण की वोटिंग होगी 19 को। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में भी मतदान 19 को होने वाला है और चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा कई तमिलनाडु की सीटें हैं, सबको पढ़ना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन तमिलनाडु की भी 39 सीटों पर ये सारे मतदान होने हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आज जिन प्रमुख उम्मीदवार ये इस चुनाव प्रचार में अपना प्रचार खत्म कर रहे हैं, उसमें चिराग पासवान जो कि जमुई सीट से लड़ रहे हैं, नकुल नाथ छिंदवाड़ा से लड़ रहे हैं, के अन्नामलाई कोयम्बटूर सीट से, और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ने आई हैं तिमिल साई सौंदर्यराजन चेन्नई दक्षिण से, कनिमोझी करुणानिधि से कनिमोझी करुणानिधि थुथुक्कुडी सीट से, थुथुक्कुडी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, थुथुक्कुडी सीट से कनिमोझी करुणानिधि लड़ेंगी। जितिन प्रसाद जी पीलीभीत से लड़ रहे हैं और निशित प्रमाणिक कूच बिहार से चुनाव मैदान में है। तो ये है आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, पहले चरण के में जो मतदान हो रहे हैं उन सीटों का हाल पूरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं हरिशंकर जोशी जी, देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार दिनेश जोयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने पैनलिस्ट संजीव कौशिक जी, आप तकरीबन सभी टीवी चैनल्स में आते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले हरिशंकर जोशी जी आपके पास ही आना चाहता हूं। ये जो पहले चरण की सीटें हैं 102 सीटें हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ की चुनाव होने हैं 19 अप्रैल को, ये खास तौर से महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ ये माना जा रहा है आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, राजपूतों का विरोध सामने आया, बीजेपी के नेताओं का जगह जगह विरोध सामने आया। तो क्या लगता है, ऐसे जो पुराना चुनाव है, पिछला चुनाव है, उसके मुकाबले देखा जाए तो बीजेपी यहाँ लीड नहीं कर रही है, लेकिन ये कहा जाता है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और बीजेपी की जो अपनी दशा और दावा देखें तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका बहुत मोटा दावा है आरएलडी के साथ में गठबंधन करने के बाद। क्या स्थिति लग रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। जी, सभी पैनलिस्ट और हमारे प्रबुद्ध दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और सोच रहा था कि आप देवभूमि से शुरू करेंगे, लेकिन आपने बीच में मुझे फंसा दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है पहले चरण में। उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की लोकसभा सीटें हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सीटें इसलिए हैं कि यहीं से ये बात पता चलेगी कि बीजेपी का किला जो है वो दरकना शुरू हो गया। जोशी जी, हमारे दर्शक बहुत कंफ्यूज्ड हैं टीवी चैनल में देख करके, जो सर्वे आ रहे हैं, कल भी दिखाया जा रहा था उत्तर प्रदेश में, तो थोड़ा आपके जवाब का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है जी। नहीं, सर्वे सर अपनी जगह, मुझे मालूम नहीं सर्वे कहाँ होते हैं। बहुत तलाशने के बाद भी कोई ऐसा मित्र मिला नहीं जिसके पास में कोई टेलीफोन या कोई मिलने आता हो। आपके पास आता हो या ज्वाल जी के पास आता हो तो वो जरूर बताएं, संजीव जी भी बताएं। और देखिए ऐसा है कि ये जो सीटें हैं ये मिशन 80 या 70 पार जो उनका है उसको बताएंगी कि वो जो उन्होंने घोड़ा छोड़ा है 400 पार का वो है या पकड़ लिया गया। राजपूतों का कहना तो यह है कि वो अश्वमेध यज्ञ का जो 400 सीटों के पार का घोड़ा उन्होंने छोड़ा था वो हमने पकड़ लिया है। अब देखिए इनमें 8 सीटों में कोई भी एक ऐसी सीट नहीं है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कह सकें कि ये सीट हम जीत रहे हैं। सभी सीटों पर संघर्ष है, अच्छा संघर्ष है, कड़ा संघर्ष है। और कुछ सीटें ऐसी हैं जो
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कोई चांस बचा नहीं है। जैसे मुजफ्फरनगर नंबर 1 पर आता है, मुजफ्फरनगर में कोई चांस ऐसा नहीं है जिसमें वहां, और बड़ी प्रेस्टिजियस सीट है क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर है संजीव बालियान, बड़ा जाट नेता है, चेहरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का। तो वो, और उन्होंने अजीत सिंह के को पिछली बार चुनाव में 6,500 वोटों से हराया था। तो ये वहां पर हैं, मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये फंस गए हैं बुरी तरीके से, और इनका जीतना करीब करीब मुमकिन नहीं रहा, नामुमकिन सा हो चला है। तो ये एक तरफ तो इनके यहाँ भीतर घात है, भाजपा के कैडर में ही आपस में। जोशी जी, पिछले चुनाव में इन 8 में से 5 सीटों पर विपक्ष जीता था, बीजेपी नहीं जीती थी। तो इस चुनाव में क्या बीजेपी अपनी जीती हुई सीट भी खो देगी क्या? सर देखिए, ऐसा है कि पहले बिजनौर जीता था उन्होंने, सहारनपुर जीता था बसपा ने, मुरादाबाद रामपुर जीता था। तो ये सीटें उन्होंने जीती थी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और नगीना, मुरादाबाद और रामपुर बाद में उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी के हाथ से चली गई थी। तो कुल मिलाकर बिजनौर जीता था उन्होंने। तो बिजनौर जीता था, मुजफ्फरनगर जीता था, सहारनपुर जीता था, और ये चली गई थी। अब स्थिति ये है कि ये सीटें तो छोड़िए, अब मुजफ्फरनगर जो उन्होंने जीता था वो भी जा रहा है। बिजनौर में त्रिकोण ट्रायंगल फाइट है, और इसके अलावा पीलीभीत उनका जाने को बिल्कुल लगभग तैयार है, खिसक चुका है। तो आप ये समझिए कि वो अपनी सीटें भी गवा सकते हैं। हकीकत ये है कि सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर कल ही पंचायत हुई है खेड़ा गांव में, वो राजपूतों की पंचायत है, उसमें सैनी बिरादरी भी शामिल थी, जो यहाँ पर बहुत बड़ा चंक है राजपूतों का और सैनियों का। इन्होंने कर लिया है आपस में तय कि हम इंडिया गठबंधन को 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट देंगे, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर। अगर ये लोग लगातार, पहले इन्होंने सहारनपुर में भी पंचायत की थी और लगातार ये लोग कर रहे हैं, तो ये दर्शाता ये है कि अगर ये कायम रहा राजपूतों का, भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण और बनिया और राजपूत ये तो हमारे खूंटे से बंधे हुए हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, कहते कुछ भी रहे। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। जिस तरीके का माहौल है खासतौर से सैनियों में और राजपूतों में, उसकी वजह भी है, बहुत ठोस वजह है। बालियान से बहुत नाराजगी है, इसके अलावा भी कुछ और वजह है। उनका प्रतिनिधित्व है जो लगातार घट रहा है इन जातियों का। तो ये सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, ये तीनों सीटें पर बहुत बड़ा डेंट लग चुका है, और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो वो आप देखेंगे कि मुजफ्फरनगर सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही, कैराना भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही, ये 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी से पहले उसमें चली जाएंगी। बिजनौर और नगीना में है, नगीना में थोड़ा सा बिजनौर में तो देखिए फाइट है, और 3 कोण की है फाइट, बसपा और आरएलडी और सपा वहां पर लड़ रहे हैं। तो मैं वहां के बारे में अभी कुछ कहता नहीं हूं। नगीना जो है वो वहां पर हो सकता है कि निर्दलीय है चंद्रशेखर रावण, वो अच्छा परफॉर्म करें। अगर मुस्लिम वोट उन्हें शिफ्ट हो जाता है तो वो जीत जाएंगे, और समाजवादी पार्टी को शिफ्ट होता है तो वो जीत जाएंगे, बसपा को शिफ्ट होता है तो बसपा जीत जाएगी। लेकिन जो संभावना है वहां पर वो चंद्रशेखर रावण की ज्यादा बन रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं मौका नहीं दिखाई दे रहा। मुरादाबाद, रामपुर है, मुरादाबाद में इस बार थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है। जैसे मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी ले रही है, तो मुरादाबाद में मैं वहां पर बीजेपी को थोड़ा सा एज देता हूं, क्योंकि वहां जो कैंडिडेट हैं वो बाहरी कैंडिडेट हैं, उसको लेकर कल तक भी विवाद था, और वहां जो पुराना सांसद थे सपा के हसन साहब, उनका टिकट आजम खान साहब ने कटवा दिया था। और ये रुचि वीरा बिजनौर की हैं जो वहां से लड़ रही हैं। ये बिजनौर में
से मुरादाबाद आकर लड़ रही हैं और ये आजम खां जी की पसंद बताई जाती हैं। तो आजम खां की साथ में अब पता नहीं, वहां पर अगर मुस्लिम वोट शिफ्ट हो गया और कुछ हिंदू मिल गया तो मुरादाबाद जीत जाएंगे, वरना मुरादाबाद फंसी हुई सीट मान रहा जोशी हूँ। जोशी जी, हम नेक्स्ट राउंड में आपसे ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, बीजेपी तो अपनी जीती हुई सीट भी हारती दिख रही है, 8 में से जो 3 सीटें उनके पास थी, लेकिन जो बाकी बची सीटें हैं उनमें एसपी और बीएसपी में कौन आगे है और बीजेपी को नहीं, कौन टक्कर दे रहा है, ये सवाल हम लेकर आएंगे, फिर से अलग से पूछेंगे इंडिया आपसे। गठबंधन आगे है निश्चित तौर पर। सर अभी जवाब मत दीजिए ना, हम अलग अलग पूछेंगे, हर सीट का पूछेंगे आपसे। दिनेश गोयल जी के पास मैं आता हूँ। दिनेश जी, उत्तराखंड बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यूसीसी ला रहा है, पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है, तो ये यूसीसी प्रदेश जो है उत्तराखंड, इस बार क्या लक्षण है बीजेपी को, वहां से क्या टेक अवे दिख रहा है होता है? प्रेम जी नमस्कार। पहली बार आपके साथ आए हैं। देखिए, उत्तराखंड निश्चित रूप से एक सवर्ण स्टेट है और भाजपा के लिए मैदान है। और फिर मोदी जी ने तो यहाँ बहुत तपस्या की है केदारनाथ में। एक गेस्ट हाउस की गुफा में आपने उनका तस्वीर भी देखी होगी, जैसे उन्हें पता नहीं 40-45 साल कितने जो है भिक्षा मांगी है, वैसे उन्हें यहाँ तपस्या की बार बार कहते हैं। और एक कविता बार बार सुनाते हैं कि देवभूमि को मैं बार बार नमन करता हूँ, कुछ इस तरह का। तो अच्छा कनेक्ट बनाया उन्होंने। यूसीसी के लिए भी आपने जिक्र किया, वो उन्होंने उत्तराखंड को इसलिए चुना गया, थोड़े से मुसलमान है, ज्यादा नहीं, हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा सा है और यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करना उचित था। लेकिन यूसीसी ऐसी कोई बहुत बड़ी तो चीज नहीं है। ये कुछ विसंगतियां हैं हमारे समाज में, जो सामान्य व्यवहार में, उनको दूर किया जाना चाहिए। ये तो जब संविधान बन रहा था तब भी विचार हुआ था और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए पूरे देश में, उसमें तो दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से ढोल पीटा गया, ये उसको 1.5-2 साल से ढोल पीट रहे हैं, 1.5 साल से ढोल पीट रहे हैं, यूसीसी जैसे मतलब आसमान उतार के ले आएंगे धरती पर इस तरह से। तो न तो उसका कोई इम्पैक्ट हुआ, न समाज पर, न कोई ऐसा रिएक्शन है। अब वो गाने के लिए होगा हमने यूसीसी ले आया, पूरे देश में ले आएंगे, तो जैसे हमने 370 के अलावा फलाव, ये सब चीजें हैं। तो यूसीसी तो मेरे ख्याल से कोई फैक्टर ही नहीं है, जैसे कि राम मंदिर कोई फैक्टर नहीं है। आपने निःशुल्क बसें चलाई यहाँ पर, वहां जाने के लिए कोई जा ही नहीं रहा है, बसें आपने बंद कर दी हैं सारी की सारी। तो ये सब चुनाव से पहले के जो पैंतरे थे, इन पैंतरों का कोई बहुत असर नहीं हुआ, उल्टा असर हुआ है। उल्टा असर ये हुआ कि जो लगातार 2 बार से क्लीन स्वीपिंग ने, मतलब बड़े लंबे मार्जिन से भाजपा 5 सीटें जीत रही थी, उस भाजपा की जमीन यहाँ बुरी तरह खिसकती नजर आ रही है। भाजपा बुरी तरह फंसी हुई है कई जगह पर, 5 में से 4 जगह तो फंसी हुई है और एक सीट तो लगता है उनके हाथ से जाती है, जिस तरह से चल रहा है। यहाँ के जो कैंडिडेट्स ने मैदान चेंज कर दिया, इशू चेंज करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दों पर ले आए, अपने मैदान में खेलने के लिए बुला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी मजबूर है, क्योंकि यहाँ कहने को सुशासन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बातें होती हैं, लेकिन बहुत बुरा हाल हुआ इस प्रदेश का। इस प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि जब से ये राज्य बना है तब से इसको दिल्ली वाले हाँक रहे हैं। कांग्रेस की दिल्ली वाले, भाजपा की दिल्ली वाले, पार्टी संगठन वो तय करते हैं, सरकार वो तय करते हैं, चीफ मिनिस्टर वो करते हैं। इतने सालों में 10 मुख्यमंत्री बदल दिए, आज ये तो कल वो तो परसों ये, सब चीजें कुर्सी दौड़ खिलवाते हैं। और डेवलपमेंट ये देखिए, अभी सोना वांगचुक लड़ रहे हैं लद्दाख में, लेकिन यहाँ उससे बुरा हाल है। डेवलपमेंट के नाम पर खोद दिया गया पहाड़ को। हिमालय को लगता है कि दुश्मनी है इनकी, पता नहीं किसी जन्म से। कहते तो हमने यहाँ तपस्या की है, तो पता नहीं कैसी तपस्या की इनने की, जैसा डेवलपमेंट लेके आए कि हिमालय को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने का इरादा है, ऐसा लगता है जिस तरह से इनका डेवलपमेंट हो रहा है। और जिस तरह यहाँ नौकरी बेचने का रैकेट चला, बड़े बड़े लोग शामिल हैं उस रैकेट में। मुख्यमंत्री के साथ वो आदमी घूमता है जिसको जेल में डालना पड़ा इनको। एक लड़के ने आंदोलन किया उसके खिलाफ और उसको अपने अंदर किया। आखिर वो लड़का आज एक मैदान में, टेहरी मैदान में, एक नया चीज मैदान में लड़ रहा है, ऐसा लड़ रहा है कि भाजपा वालों की आवाज रख रही है। टेहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप कॉन्स्टिट्यूंसी पे आ जाता हूँ। टेहरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो भाजपा की पक्की कॉन्स्टिट्यूंसी है, महारानी महाराजा की कॉन्स्टिट्यूंसी है,
19 इलेक्शन में से 12 इलेक्शन वो राजघराना जीतता है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लड़का जो राजघराना के बहुत ही गरीब घर का, जिसकी माँ स्कूल की वो है चौकीदार, वो लड़का मैदान में ताल ठोक के खड़ा है और सबकी हवा गोल है। ये 26 साल का लड़का कहाँ से आ गया? ये क्या बात कर रहा है? वो कह रहा भैया तुम ये नौकरी बेचने वाले, तुम्हें हम क्यों वोट दें? और इस उत्तराखंड के मुद्दे क्या है तुम्हें पता भी है अब तक तुम कर क्या रहे हो? राजशाही वैसे भी, अब लोकतांत्रिक राजशाही तुम हमारे पर थोप रहे हो, और रानी कह रहे कि अगली बार अपनी बेटी को लाएंगी। ये क्या कहानी है? उत्तराखंड के जो जल जंगल जमीन के मुद्दे थे, जिनको लेकर के स्टेट बना था, वो मुद्दे कहाँ चले गए? उस लड़के के साथ जो बेरोजगार लड़ रहे थे, जो शिकार हुए हैं हाकम सिंह जैसे नौकरी बेचने वालों का, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष ने नौकरियां बेची हैं, यहाँ के मंत्रियों ने नौकरियां बेची हैं, बड़े बड़े अफसरों ने नौकरियां बेची। तो वो कह रहे हैं जब इतने बड़े रैकेट यहाँ पर चल रहे हैं, नौकरी बेचने के धंधे चल रहे हैं, यहाँ पर जल जंगल जमीन का मुद्दा, उसको लेकर के भू कानून की मांग कब से चल रही है कि भाई हिमाचल जैसा कुछ कर दो। सारे पहाड़ तुम बेच दे रहे हो, यहाँ के लोगों को खदेड़ रहे हो, कहते हो पलायन स्टेट हो गया, पलायन हो रहा। पलायन तो तुम करवा रहे हो, साजिशन करवा रहे हो। तो ये सब चीजें, रोजी रोटी, शिक्षा, बेरोजगार, ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, इन बुनियादी मुद्दों पर घेर के ले आए, और जमीन पर, ये धरती के मुद्दे पर ले आया वो लड़का उनको। और हवा खराब है भारतीय जनता पार्टी की वहां पर। और ये समझिए कि वो लड़का मेन फाइट में आ गया है, जिसके पीछे कुछ नहीं था, संसाधन नहीं थे, लेकिन आज पर संसाधन, आज इतनी गाड़ियां उसके साथ कहां से आ गई, इतने लोग उसके पीछे कहां गए? जनता एक आदमी को चुनाव लड़ा रही है। तो ये एक नई चीज उत्तराखंड में हो गई है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ही लड़ती रही लगातार। एक बार जब शुरुआत राज्य बना था तब हरिद्वार सीट सपा को मिली थी, लेकिन उसके बाद भाजपा कांग्रेस, और वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस वाले भाजपा में जाते हैं, एक ही कल्चर है, वही सब चल रहा है। तो उससे लोग आज ही आ गए हैं यार, यहाँ एक आदमी बहुत बुरा होता वहां जाके साफ हो जाता है। अब ऐन वक्त चुनाव पर आपने सबको मशीन में डाल करके सब धुल दिया, कांग्रेस का कुनबा साफ कर दिया। क्या कहानी है? तुम क्या कर रहे हो? तो ये सब मुद्दे चुनाव में आ गए हैं। तो जैसे तेरी सीट में एक नया सीन दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अनकंफर्टेबल है। और बीच में एक बार ये भी आ गया, सीट क्या बदल दें क्या प्रत्याशी, ऐसी सीट आई, मतलब सहज नहीं है। अगर वो लड़का सीट वोट ले जा रहा है तो वो 80% वोट भाजपा के ले जा रहा है, 20% कांग्रेस के ले जा रहा है। ये जो सीन दिखाई दे रहा है जी। एक सीट की बात हो गई। अब एक सीट है हमारे पास पौड़ी सीट, जनरल खंडूड़ी की सीट, टीपीएस की सीट, सतपाल महाराज की सीट, बड़े बड़े दिग्गजों की सीट। उस सीट पर कांग्रेस ने एक कैंडिडेट दिया है, गणेश गुजियाल। वो एक यहाँ के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार रहे हैं, सामान्य से आदमी है, उनके पास कोई फोर्स नहीं है, कांग्रेस के स्टार प्रचारक नहीं है। यहाँ बाकी लीडर भी अपने अपने बिजी। अकेले आदमी ने नाच नचा रखा है। किसको? जो मोदी जी का बहुत खास आदमी है, बलूनी साहब, जिसको यहाँ के पत्रकार मीडिया कितनी बार तो बोले वही आ रहे हैं, मुख्यमंत्री वही बनेंगे, वो बहुत बड़ी तोप चीज है, और उनके बिना तो दिल्ली में कुछ होता ही नहीं है, सारे सरकार में सारे काम वही कराते हैं। ऐसे व्यक्ति को वो चैलेंज दे रहा है। वो आदमी जो खास आदमी है वो भाप रहा बुरी तरह से। और छोटे कस्बों में हजारों की भीड़ लेके गणेश गुजियाल आ जा रहे हैं, वो भी अगेन जनता के मुद्दों पर ले आए, बिल्कुल ही नए। जो जैसे राहुल गांधी ने अपनी रथ यात्रा में कुछ जनता के मुद्दे उठाए, प्लस उन्होंने रीजनल इशू उठा करके उत्तराखंड का गढ़वाल का मुद्दा उठा करके भाजपा को बिल्कुल डिफेंसिव उसमें ला दिया। आज अगर जमीन में हम जो देख रहे हैं वो सही है। मैं आजकल बार बार एक बात रख रहा हूं कि अगर शर्त ये है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो इस जो हालात हैं, देखिए कल से कहानी शुरू हो चुकी है, जो कत्ल की रात, ये रात, आज की रात भी कत्ल की रात है और कल की रात भी। ये जो मैनेजमेंट होता है इन दिनों में, पैसे पहुंच गए हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से एक मित्र से बात करा, बोले यार एक विधायक को 15-15 लाख और दे दिए हैं, तो ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, अभी और भी चीजें हो रही होंगी। इलेक्शन निपटाना है। कांग्रेस के जो इलेक्शन कराने वाली मिस्ट्री वो तोड़ आपने रख दिया, सारा कुछ कर दिया। इनके बावजूद ये सब कंसीडर करते हुए हम मानने की चल रहे हैं ये चीजें होनी है। इनको कंसीडर करते हुए मैं कह रहा हूं कि अगर
फ्री एंड फेयर इलेक्शन अब भी होता है, वोटिंग ठीक ठाक हो जाता है, मशीनों की तबीयत खराब नहीं होती, मशीनरी को जो है वो उनको कुछ भांग वांग नहीं पी जाती है, तो बॉडी सीट भाजपा के हाथ से निकल जाएगी। ग्राउंड में ये स्थिति है। ये जो अब मैदान में आते हैं, ये दो पहाड़ की सीटें हुई, एक पहाड़ की सीट और है अल्मोड़े में। अल्मोड़े में बहुत ठंडा माहौल है, वहां मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, अभी भाजपा को एज दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत रोचक चुनाव वहां बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ठंडा चुनाव है, इसको चुने या उसको चुने, किसी ने कुछ किया नहीं तो एक ठंडा सा चुनाव होगा, बहुत कम वोट परसेंटेज वहां होगा, बहुत कम पोलिंग होगी। तो अल्मोड़े को मैं छोड़ देता हूँ। अब मैदान की तरफ आते हैं। 2 सीटें हैं हमारे पास, एक उधम सिंह नगर की सीट हम ले लेते हैं पहले। उधम सिंह नगर नैनीताल सीट, ऊपर नैनीताल है, नीचे उधम सिंह नगर है, ज्यादा सीटें उधम सिंह नगर में है, ज्यादा वोट। नैनीताल का फ्लेवर भाजपा के पक्ष में है, हल्द्वानी शहर को छोड़ दे तो वही फैक्टर वही है कि भाई हिंदू सवर्ण बहुल इलाका है और थोड़ा सा ये उसका इम्पैक्ट वहां होता रहा, ठीक ठाक हो गया। वहां भजन मंडलियां ठीक ठाक गाना गा रही हैं, महिला मंगल दल बढ़िया काम कर रहे हैं और पैसा वैसा भी चल जाता है वहां पर। अल्मोड़े में एक अग्निवीर का फैक्टर जरूर काम कर रहा है जो भाजपा के खिलाफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो अगर ठीक ठाक होगा तो अल्मोड़े में भी स्थिति खराब होगी। लेकिन बहरहाल नैनीताल में हम आ चुके थे। नैनीताल में पहाड़ को मैदान में जो उधम सिंह नगर तराई का इलाका है, तराई के इलाके में सिख किसान भाजपा से नाराज है। तराई में उधर बाबर और तराई में मुसलमान ठीक ठाक आबादी में है, 16% करीब मुस्लिम है, एक मुस्लिम है। आपने बनपुरवा का दंगल भी करवा दिया है 2 बार, तो वो फैक्टर है, आपने कंसोलिडेट कर दिया मुस्लिम वोट को 16% को। वहां पर बंगाली है, वहां पर इधर उधर से आए हुए बहुत सारे लोग बाग हैं। तो वहां पर जोशी जो हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी संगठन के आदमी, उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से संगठन को सक्रिय किया है। पहली बार वहां पर कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, सब लोग एक साथ होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सारे विधायक एक साथ जा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। इंदिरा हृदय के बेटे ने अच्छा काम किया, इंदिरा हृदय का भी काम है हल्द्वानी में, उससे आगे हो जाता तराई की तरफ। तो और कुल मिलाकर के जो कनेक्टिव बहुत अच्छा बना रहे हैं जोशी, लोगों से अच्छा कनेक्ट बना रहे हैं और मुद्दों पर लेके आ रहे हैं। हालत यह है कि जो है वो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, 2 बार के सांसद, भारी बहुमत से जीतने वाले अजय भट्ट जी, वो जनता से कह रहे हैं भैया मुझसे कोई गलती होगी तो माफ कर देना और मोदी जी को सजा मत देना। अब आप जोशी जी कह रहे हैं उनसे भैया सतुर को थोड़ा पूछेंगे यार, दूर लेते तुमसे तुम्हारी बात होगी, इस ब्याह की बात हो रही है, इस तरह की कुछ जुमलेबाजी सुनने में आ रही है। कुल मिलाकर के स्टार प्रचारकों की भीड़ लगा दी है। मोदी अपना काम कर ही गए हैं दोनों जगह, अमित शाह कहाँ आ रहे हैं, राजनाथ सिंह बार बार आ रहे हैं, जहां जहां ठाकुर पकड़ वहां जा रहे हैं, योगी आ गए हैं, सारे आ गए हैं, कोई खास इम्पैक्ट नहीं है उनकी इन रैलियों का, कुछ नहीं। अब रैलियों में भीड़ जुटाई जा रही है, सारा कुछ हो रहा है एक माहौल बनाने का। जैसे आप अभी एग्जिट पोल है उसका, सॉरी ये जो प्री पोल सर्विस की बात कर रहे हैं, ये सब माहौल बनाने के लिए होती है, कराए जाते हैं। वैसे ये रैलियां भी होती हैं, भीड़ जुटा करके लोगों को जताने के देखो भैया। तो अगर उस लड़ाई में देखे तो उस लड़ाई में तो पौड़ी और टेहरी में तो हवा खराब है सबकी, भाजपा वालों की। अरे यार हम ही तमाशा कर दें, तमाशा करने और वाले और ही पैदा हो गए। हल्द्वानी में ये बढ़िया तमाशा कर ले रहे हैं भाई जोशी जी, हमारा ठीक ठाक भीड़ जुटा ले रहे हैं। तो ये सब हो रहा है उत्तराखंड में, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। दिल्ली का मीडिया अभी भी कह रहे हैं कि 5-0 का खेल है और बड़ा भाजपा एक तरफा जा रही। मुझे लगता है वो लोग दिल्ली से ठीक से देख नहीं पा रहे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दिनेश जी, आप कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड में माहौल है, कम से कम 2 सीटों पर तो बीजेपी निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ती दिख रही है। और अगर स्थिति उस ढंग से हो, मशीनी प्रभाव ना हो, ईवीएम पर कुछ ना हो, या स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, तो टक्कर 5 सीटों पर है, आप ये कह रहे हैं? मतलब एक तरफा तो नहीं है प्रेम जी। एक सीट में ये लगता है कांग्रेस के खाते में क्लियर कट जाती भी दिखाई दे रही है। हरिद्वार की जो बात, अभी एक सीट जो हमारे जाती है हरिद्वार में, जहाँ पर एक एक्स सीएम है, 2 एक्स सीएम है, हरीश रावत अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह खूट लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी जो मैदान है, जहां पर 34% मुस्लिम है, वहां पर दलित हैं, सैनी हैं, ठाकुर हैं, तो वहां पर भी बहुत इक्वेशन बहुत पहले वाले नहीं है भाजपा के पक्ष में। तो टक्कर यहां पर भी है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में
कंफर्टेबल नहीं है, भाजपा किसी भी तरह से कंफर्टेबल नहीं है, लड़ रही है, थोड़ी हल्की हल्की एज दिखाई दे रही है 3-4 सीटों में, 3 सीटों में, दो जगह फंसी हुई दिखाई दे रही है। अब टेहरी के बारे में बड़ा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि टेहरी में ये लड़का कहाँ कर लेता है, क्या कर लेता है, कुछ कहना मुश्किल है। वो किसको डेंट मारता है, किसकी लॉटरी खुलती, कहीं उसकी अपनी लॉटरी ना खुल जाए। लेकिन पौड़ी में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मैदान छिन ही गया लगभग। बाकी जगह अगर भाजपा जीतती भी तो बहुत कम मार्जिन से जीतेगी और मुकाबला रोचक हो गया कुल मिलाकर के। मतलब पौड़ी में आप कह रहे हैं गणेश गोंदियाल की स्थिति मजबूत है, टेहरी में बीजेपी की हालत पतली है वो नए उम्मीदवार के आने से, और थोड़ा कहना मुश्किल हो रहा है किसको ज्यादा डेंट लगेगा, बीजेपी की छिन भी सकती है सीट। हरिद्वार जैसी सीटों पर मुकाबला जो है इंडिया के पक्ष में जा सकता है, चूंकि समीकरण भी उसके अनुकूल हैं, और बाकी जो सीटें हैं वहां थोड़ा बीजेपी को एज है, लेकिन मुकाबला एक तरफा नहीं है। यही आप उत्तराखंड की तस्वीर रख रहे हैं। जी प्रेम जी, इसमें एक जो इंडिया गठबंधन वाला मामला है, जैसे थोड़ा सा आम आदमी पार्टी ने अब हल्की सी जमीन बनाई थी, ये एक बार सपा ने एक सीट जीती थी, हरिद्वार सीट जीती थी, तो ये जो और लाल झंडे वाले भाई साहब ठीक ठाक है हमारे पास उधम सिंह नगर में, झंडे खूब दिखाई दे रहे हैं, तो इनके एक तरह आ जाने से भी मुकाबला भाजपा के लिए टफ हो गए हैं, मुकाबले भाजपा के लिए टफ हो गए हैं, और प्रत्याशी बहुत कंफर्टेबल, चेहरे पे उनके लग रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं, चेहरा देख के लग रहा है। जी प्रेम जी। अच्छा, एक बात बताइए ज्वाल जी, ये जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार के बिल्कुल बाजू में लगता है, तो यहाँ पर क्या जैसे राजपूत और सैनी वोटों का विरोध है, ऐसी हरिद्वार में भी राजपूत और सैनी काफी हैं, तो वो उसी ट्रेंड में चल रहे हैं, यहाँ पर ट्रेंड अलग हो गया है 100 किलोमीटर बाद? जी जोशी, अभी राजनाथ जी आए थे सहारनपुर, उनने राजपूतों के कार्यक्रम में, उसमें हरिद्वार के लोग भी गए थे, इधर से भी गए थे, इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ का। उसके बाद यहाँ उनको फीडबैक मिला तो फिर राजनाथ सिंह को उत्तराखंड में बढ़ाया गया, उत्तराखंड में भी भेजा गया, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है। हरिद्वार में राजपूतों के नाम पर एक शेर सिंह राणा है, फूलन देवी हत्याकांड के जो अभियुक्त थे, वो एक अलग तरह का ठाकुर चेहरा है। 1.5 लाख ठाकुर वोटर को लुभाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ठाकुर वोट में अच्छा खासा डिवीजन हो रहा है, और ये जो अपना हरीश रावत का भी अपना वो ठाकुर वाला है ही है, हालांकि और भी ठाकुर है, लेकिन हरीश रावत का वो रहता ही है अपना एक। उसके अलावा सैनी बट रहा है, सैनी में 70-30 का रेशियो बढ़ गया है, जो कि भाजपा का बिल्कुल पक्का वोट होता था, सैनी वोट 30% वहां से सरक रहा है। गुज्जर बट रहा है, 50-50 हो गया। मुसलमान 80% कांग्रेस का हो गया। तो ये समीकरण बन रहा है। ठाकुर वोट की आपने कही थी, बिल्कुल वो जो ये तो बिजनौर का इम्पैक्ट यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो है सहारनपुर का इम्पैक्ट आता है, तो वो है यहाँ पर सहारनपुर का इम्पैक्ट है। जी मैं संजीव कौशिक जी के पास आता हूँ। संजीव कौशिक जी, बिहार का मुकाबला भी बहुत रोचक है। बिहार में 40 में 39 सीटें एनडीए के पास थी। आज भी समीकरण वही है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत कमजोर हो चुके हैं, एलजेपी भी बहुत कमजोर हो चुकी है। यहाँ तक कि मैं तो कल देख रहा था, चिराग पासवान भाषण दे रहे थे और पूरा मैदान खाली था, लोग ही नहीं थे, मैदान की कुर्सियां भी खाली थी। मुश्किल से 100-150 लोग वो भी हवाई जहाज देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो ये जो हालात हैं बिहार में, आपको मैं स्क्रीन पर लाता हूँ। बिहार में देखिए, औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा में मतदान हो रहा है। तो जमुई निश्चित रूप से लोजपा लड़ रही है। क्या लगता है इन इलाकों में कैसी टक्कर देख रहे हैं पहले चरण में आप? प्रेम कुमार जी, सच बात यह है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मजबूती से काम किया है, मामला एक तरफा होना चाहिए था, लेकिन कहीं मामला एक तरफा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत हुई है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये भी साथ साथ है कि देश के युवा कितने मजबूत हुए हैं, किसान कितने मजबूत हुए हैं, गृहिणियां कितनी मजबूत हुई हैं, औरतें कितनी मजबूत हुई हैं, और अंत में देश के प्रधानमंत्री जी का बदला हुआ ये सुर, जो 400 पार नारे की बात कर रहे थे, वो पिछले 3-4 दिनों से आप देखेंगे वो मांस मछली और सनातन और मंदिर, बस इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
जाहिर सी बात है कि जो विकास की गंगा बहाने की वो बात कर रहे थे, उससे इतर वो ध्रुवीकरण पे आ गए आज के वक्त में। बिहार में झटका इसलिए भारतीय जनता पार्टी को है, बिहार में झटका इसलिए खास करके एनडीए गठबंधन को है, क्योंकि बिहार के साथ इन लोगों ने बड़ा छलावा किया है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिन लोगों के बारे में जाके कसीदे अभी कहे जा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा या नीतीश कुमार के द्वारा, दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे पिछले 1 महीने पहले। स्थिति ये थी कि उनको कुशासन बाबू कहा जाता था, उनको निकम्मा कहा जाता था। उप मुख्यमंत्री ने एक पाग तक बांध ली थी कि जब तक ये कुर्सी से हटेंगे नहीं तब तक पाग खोलेंगे नहीं अपने, पगड़ी खोलेंगे नहीं, मुरेठा खोलेंगे नहीं अपने। अब स्थिति ये है कि दोनों बैठ करके एक तरह से जिस तरह एक सुर में और एक भाषा में बात कर रहे हैं, बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। कभी बिहारी फर्स्ट का नारा लगाने वाले रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान नीतीश कुमार का पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाने वाले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जी का पैर छूते हुए दिखाई दे रहा है। और हमेशा के लिए दरवाजे बंद जिन्होंने कर दिए थे गृह मंत्री जी, वो गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इतना कपटी और छल प्रपंच, ठीक है राजनीति में कुछ भी चीज अस्थायी नहीं तो होता, लेकिन कम से कम आपके कथन का कुछ तो मतलब होना चाहिए। लोग देख रहे हैं कि इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि ठीक है ये अगले इलेक्शन तक दोनों साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक विकास की गति जो पकड़ रही थी बिहार में, उस विकास की गति को अचानक अवरुद्ध करने की वजह से बिहार की जनता में काफी आक्रोश है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से, चाहे वो तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं या उनके गठबंधन के तमाम लोगों की तरफ से, कहीं भी लगातार दुर्भावनापूर्ण बातें नहीं की जा रही है। वो विकास की बातें कर रहे हैं कि आएंगे तो रोजगार देंगे, हम आएंगे तो जो विकास की रफ्तार जो पकड़ी हुई थी बिहार की जनता के लिए, वो रफ्तार हम दुगुना बनाने का प्रयास करेंगे, उसी रफ्तार पे आगे चलते रहेंगे। वो अब आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं, सामाजिक समानता की बात को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए वो। तो इस तरह से बिहार की जनता एक अलग मूड में जी रही है अभी के वक्त में, और इसके वजह से एनडीए के प्रत्याशी भी सकते में है। कई जगहों पे आप देखेंगे, जब सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे, एक एक सीटों पे आकलन करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि बदले हुए इस परिवेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग या नीतीश कुमार जिन सीटों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ कूच कर गए थे, आज सबसे बड़ा खतरा तो उसी पे है। और टोटल ओवरऑल बिहार की बात करेंगे तो आप पिछले रिकॉर्ड को तो खैर भूल ही जाइए। हमें लगता है कि इतने बेआबरू होकर निकलेंगे बिहार से ये एनडीए के लोग, जिनकी कल्पना शायद उन लोगों ने भी नहीं की। बिहार में जब जमीन पे आप जाएंगे तो पता चलेगा। आप लगातार देश के प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी बातें करते हैं, परिवारवाद पे हमला करते हैं, भ्रष्टाचार पे हमला करते हैं, लेकिन वो जाते हैं चिराग पासवान के मंच पर खड़े होकर के उनके बहनों के लिए वोट मांगते हैं। कहाँ चला जाता है परिवार? तो लोग ये सारी बातें, भ्रष्टाचार की बातें, वो बड़ी बड़ी बातें भ्रष्टाचार की करते हैं और भ्रष्टाचारियों को आत्मसात करते हुए दिखाई देते हैं। और ये सारी बातें लगातार इंडिया गठबंधन के लोग केवल लोगों के बीच में ले जाके रख ही नहीं रहे, बल्कि ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आपके सरोकारी मुद्दों को ये गौण करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पुनः वो चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको चाहिए क्या, आपको रोजगार चाहिए, महंगाई पे कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, जो काला धन की बात कर रहे थे उसकी बात नहीं कर रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी बसाने की बात कर रहे थे, वो कहाँ चले गए उसके बारे में बात कर रहे थे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर घूमेंगे उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। मतलब ये कि इन नए मैनिफेस्टो से ज्यादा बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए लोग उनके पुराने मैनिफेस्टो के लेके वापस आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप देखिए कि इनमें से इन लोगों ने कितना काम किया, उसके बारे में बात करें आप। और लगातार इसी मुद्दे पर वो घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये यही एक वजह है जिसकी वजह से ये जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, उनके चेहरे पर, पेशानी पर लकीरें पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बदले हुए माहौल में लगातार कोशिश की जा रही है। ध्रुवीकरण, एकमात्र सहारा ध्रुवीकरण का ही रह गया है। देश के प्रधानमंत्री जी लगातार जिस तरह से बातें कर रहे हैं, कल भी हमने सुना, परसों भी हमने सुना कि आप देखेंगे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में ये लोग सनातन के विरोधी लोग नहीं आए। देखेंगे आज रामनवमी के बारे में, बंगाल के बारे में उन्होंने आशंका जताई, बिहार के कई जगहों पे आशंका जताई कि इस तरह की बातें होंगी। आप देखेंगे माहौल खराब करेंगे। जब सज धज के रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो कितने लोगों की स्थिति खराब होगी, सीने पे सांप लौटेंगे, ये विधर्मी लोग हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास हो गया है कि भले वो 400 पार का नारा लगाए, स्थिति बेहतर नहीं है। उनके अंदरूनी रिपोर्ट भी बताते हैं कि स्थिति बेहतर नहीं है। ध्रुवीकरण एकमात्र सहारा है और इसी के सहारे वो अभी तक
मैदान में डटे हुए हैं और आगे भी कोशिश यही कर रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता जहां से मिली है। जी, मैं हरिशंकर जोशी जी के पास आता हूँ। जोशी जी, आपके पास दर्शक की ओर से मेरे पास सवाल है कि कैराना में चंद्रशेखर टक्कर दे रहे हैं कि नहीं टक्कर में, या फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं? इसी तरीके से कैराना में तो रामपुर में चंद्रशेखर है ही नहीं। सर रामपुर में कौन है टक्कर में? बीएसपी टक्कर में है कि समाजवादी पार्टी टक्कर में है? नहीं, वहां ये समाजवादी पार्टी जीत रही है सर। रामपुर एक तरफा चुनाव है, कोई टक्कर में नहीं है। और चंद्रशेखर के रावण के बारे में क्या? चंद्रशेखर रावण नगीना से है, वो अच्छा कर रहे हैं। और चंद्रशेखर रावण नगीना से, क्षमा कीजिए मैं कैराना बोल गया था मुंह से गलती से। नगीना में है चंद्रशेखर रावण जो है वो, देखिए उन्होंने अपना एक रफ्तार पकड़ी हुई है। अभी मतलब कल तक भी वो सीट फंसी हुई सीट थी, लेकिन जो एज है वो चंद्रशेखर रावण की तरफ जाता है, क्योंकि मुस्लिम वोट अगर उधर की तरफ मुड़ गए, अगर मगर का खेल है नगीना में। तो नगीना फंसा हुआ मामला है, लेकिन मुझसे कोई अगर कहेगा तो मैं चंद्रशेखर रावण को एज दूंगा वहां पर। जी, और इसी तरीके से आपके चंद्रशेखर रावण त्रिकोणात्मक संघर्ष में आगे हैं? मेरे को ऐसा लगता है। त्रिकोणात्मक संघर्ष है या आमने सामने का संघर्ष? नहीं, त्रिकोणात्मक संघर्ष है वहां पर भी और बिजनौर में भी। जी। इसके बाद एक सवाल आता है आपसे कि ये जो पहले चरण की जो सीटें हैं उसमें जैसे गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, ये सब तो बीजेपी पहले चरण में नहीं है सर। हाँ, अच्छा, सॉरी। देखिए ऐसा है, मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर देता हूं कि पहले चरण में जो सीटें हैं उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत है। इसमें मैं अगर आप सीधे कहें तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में एज जो है वो गठबंधन पर है, इंडिया गठबंधन पर है। बिजनौर और नगीना में और मुरादाबाद में संघर्ष है। रामपुर एक तरफा इंडिया गठबंधन पर है। और पीलीभीत जो है वहां पर मैंने स्क्रीन पर ला दिया है उत्तर प्रदेश में जो जिन इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हुई दिख रही है। जी, मैं दोहरा दूं चूंकि मेरी जुबान से गलत निकला था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में पहले चरण में मतदान हो रहे हैं। तो ये पहले चरण का जो मतदान है, इसमें से 5 सीटें बीजेपी के पास नहीं थी पिछले लोकसभा चुनाव में, वो हार गई थी, और 3 सीटें बीजेपी के पास थी। लेकिन उन 3 सीटों पर भी हरिशंकर जोशी जी कह रहे हैं कि इस बार वापसी की संभावना मुश्किल है, क्योंकि वहां बहुत जैसे मुजफ्फरनगर है, ये इन सब जगहों पर बहुत मुश्किल में बीजेपी फंसी हुई है। तो जोशी जी, क्या कारण आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रही है इसलिए बीजेपी मुश्किल में है? पहले चरण में जो उनका मिशन 80 है वो पंचर कर दिया है। और यहाँ के राजपूत कह रहे हैं कि जो 400 पार का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था वो हमने पकड़ लिया है यहाँ पहले चरण में ही। अब उनमें दम है तो इस घोड़े को ले जाएं। तो बहुत मुश्किल में है सीटें, सारी सीटें बहुत मुश्किल में है। मुरादाबाद देखिए, मैं कंफर्म नहीं कह सकता वहां पर क्या होगा, कौन जीतेगा। 2-3 से मुरादाबाद, बिजनौर और नगीना, इनको लेकर मेरे कुछ डाउट्स हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये तीनों सीटें बीजेपी ले जाती है तो भी वो पुरानी टैली पर ही है, नई टैली पर नहीं है, 70 पार नहीं होती यहाँ से। और अगर इनमें से क्योंकि आरएलडी खिसक चुका है और बिजनौर से आरएलडी को सीट मिली हुई है, आरएलडी बिजनौर पर लड़ रही है इन 8 सीटों में, उन्हें 2 ही सीटें मिली हैं, एक बागपत और एक बिजनौर। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि 8 की 8 भी खिसक सकती हैं बीजेपी के पास से। ये 4 जून बताएगा। और फिर ज्वाल जी वाली बात बहुत अच्छी है कि अगर मशीनों ने भांग नहीं पी तो जी मतलब ये लगा कि
ये लगा करके बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इफ्स एंड बट्स के साथ में आप बोल रहे हैं। नहीं, इफ एंड बट के साथ में नहीं सर, ये तो सर्वविदित है, ये तो सर्वविदित है। आप क्या कह, आप अगर ये पर्चियों से करवा देते हैं काम अपनी शक्ति का प्रयोग करके, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो तो मामला जो है 400 पार तो छोड़िए, उसके आधे पर भी नहीं आ रहा, वहीं आ रहा है 170 पर। जी। राजस्थान में 12 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 25 सीटें हैं, पहले चरण में 12, दूसरे चरण में 13 पर चुनाव होंगे। और ये जो 12 सीटें हैं, कांग्रेस के ख्याल से एक मौका है 12 सीटों पर अपनी बढ़त बनाने का। आपको क्या लग रहा है जोशी जी, राजस्थान में बाजी पलट रही है? हाँ सर, लेकिन जो भक्त चैनल है वो तो बिल्कुल सब जगह अंडा किए हुए हैं, जीरो दिए हुए हैं। और वो तो करें कि हरियाणा में भी कुछ नहीं है, वहां भी कुछ नहीं है, राजस्थान में भी 2 सीट मैक्सिमम है ना, उत्तराखंड बिल्कुल साफ है, हिमाचल बिल्कुल साफ है। तो जब साफ ही साफ है, उन्होंने तो ऐसा है, उनके भगवान ने कहा कि 400 पार, तो उनके जो भक्त मीडिया है, गोदी मीडिया, उसने 400 पार का फिगर कल तक करके दिखा दिया है कैसे आ रहे हैं। आप अभी तो गोदी मीडिया को रहने देते हैं सर। जोशी जी, राजस्थान में जो सीटें हैं उसकी चर्चा कर लें कि गंगानगर सीटें हैं जो पंजाब से सटी हुई सीट है, और यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो बीजेपी का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ उम्मीदवार के बीच में लोकल फैक्टर काम कर रहे हैं, और चूंकि आम आदमी पार्टी भी साथ में है, इसलिए उसका असर भी गंगानगर की सीट पर दिख रहा है। बीकानेर एक ऐसी सीट है जो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी रही है, उसके पास वो जीतती भी रही है। लेकिन इस बार बीकानेर में मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी के कारण बहुत ट्रायंगुलर हो गया है, और बीजेपी के लिए अपनी सीट बचाना मुश्किल हो रहा है। इसी तरीके से चूरू में आप जानते हैं कि बीजेपी के सांसद छोड़कर कांग्रेस में आए, और राहुल कस्बा चुनाव मैदान में है, और राहुल कस्बा की जीत में किसी को कोई संदेह नहीं नजर आ रहा है। इसी तरह इसका असर जो है झुंझुनू में भी पड़ा है। बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, इस तीनों इलाके में लगभग एक जैसे हालात बन गए। बीजेपी के पास ये स्ट्रॉन्ग सीटें थी, लेकिन इस बार क्योंकि वसुंधरा राजे फैक्टर भी है और उनके लोग बहुत खुल करके बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं, तो इन 3 सीटों पर जबरदस्त तरीके से असर पड़ता दिख रहा है, और राजपूत वोटर जो है एक महत्वपूर्ण फैक्टर है यहाँ। इसके अलावा सीकर है, सीकर में सीपीएम के चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी भी स्थिति सही बताई जा रही है। जयपुर ग्रामीण, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है। जयपुर शहर में बीजेपी स्ट्रांग है, अलवर में भी बीजेपी स्ट्रांग है, भरतपुर में भी बीजेपी स्ट्रांग है। हाँ, लेकिन फिर करौली, धौलपुर और दौसा में जब जैसे हम आते हैं, तो यहाँ इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ सचिन पायलट ने पूरा जोर लगा रखा है, और सचिन पायलट का असर भी दिख रहा है, चूंकि पायलट और इधर कांग्रेस के जो जाट नेता हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी यहाँ असर दिखा रहे हैं। सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए डिफरेंट है। और नागौर में आप जान रहे हैं, नागौर में कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ आपको हनुमान बेनीवाल, ज्योति मिर्धा, इन सब की जो पुश्तैनी लड़ाई है, और इसमें वो चूंकि इंडिया गठबंधन में आ गए हैं हनुमान बेनीवाल, तो वो काफी स्ट्रांग हो गए। तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी संभावना है। अब आप ये बात जो कह रहे थे जरूर बोलिए कि जो सी वोटर, एबीपी और तमाम जो सरकार है। सर भरतपुर जो आप कह रहे हैं, भरतपुर में भी स्थितियां बदल गई हैं। जी बताइए। भरतपुर में, हाँ, भरतपुर में भी स्थितियां बदल गई हैं। भरतपुर में जो जाट हैं वहां आरएलडी वाला प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन आरएलडी वाले प्रभाव क्षेत्र में अब वो जाट जो है वो जैन के साथ नहीं है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मामला, आगरा से लगा हुआ मामला है भरतपुर का, वहां पर जाटों की पंचायत में फैसला हुआ है, बड़ा मुकाबला हो गया है।
राजस्थान से प्रदीप भांबू जी लिख रहे हैं कि राजस्थान में पहले चरण की 12 में से 8 इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। यही आकलन हमें ओम सैनी जी ने भी दिया था हमारे चैनल पर कि 12 में से 8 सीटें जो है पहले चरण में जीत सकती है इंडिया गठबंधन। ये एक आकलन है पत्रकारों का भी, वहां के दर्शक भी हमारे यही बोल रहे हैं। गौतम चौहान जी लिख रहे हैं राहुल गांधी जी और अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, इससे कितना फर्क पड़ेगा आज के मतदान पर? एक नए सिरे से जोश तो आएगा ही निश्चित रूप से। अरविंद त्यागी जी नमस्कार कह रहे हैं। और पुष्पा सिंह जी लिख रहे हैं प्रेम सर एबीपी में कहां से बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है? ये लोग बीजेपी के एजेंट लोग हैं क्या? मैदान में खिलाफ हैं पर गोदी मीडिया देश के लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है, ये आम भावना है। पप्पू पंडित लिख रहे हैं प्रेम सर बिहार में 35 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और इसी तरीके से कुंदन दोसाद लिख रहे हैं बीजेपी हार के डर से कल उसने गृह मंत्रालय के ऑफिस में आग भी लगवा दी है। ये खबर बहुत तेजी से फैली है। मैं ये कहूंगा जोयल जी, ये खबर बहुत तेजी से फैली कि मंत्रालय में आग क्यों लगने लगती है ठीक इलेक्शन से पहले, इसके क्या मायने हैं? इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए आप। देखिए कहना मुश्किल है, अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन लोग ये बात आई है कि भाई गृह मंत्रालय में क्यों आग लगी है, क्या था ऐसा कि जो जला दिया गया है ना? इसके पीछे वो एक कोई साजिश देख रहे हैं लोग, जो भी इस पे चर्चा कर रहा है। और अमित शाह उनसे मामला है, उनको जिस तरह वो खेलते रहे हैं, राजनीतिक खेल खेलते रहे हैं, जिस तरह उनके पास सारी जन्म कुंडलियां वगैरह वगैरह होती हैं, तो उनको उस वजह से उस तरह से जोड़ करके लोग उस पर इस तरह चर्चा करें। बाकी मैं किसी तरह से हम इसको अपनी ओर से हम कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन चर्चाएं हैं एक दिमाग में लोगों के हैं, भाई ये साजिश सन कुछ हुआ है, ऐसा लोगों के दिमाग में बात बैठी है। थोड़ी सी चर्चा हम तमिलनाडु पर भी करें। तमिलनाडु में इसके बावजूद के विपक्ष वहां दिखता नहीं है। एआईएडीएमके बहुत कमजोर हो चुका है और विपक्ष का स्पेस लेने के लिए बीजेपी मशक्कत करती दिख रही है। उनको अन्नामलाई के रूप में एक अच्छा नेता भी मिला है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ेगा, लेकिन वो सीटों में कन्वर्जन हो पाएगा इसमें लोगों को संदेह है। तो 39 सीटें हैं और 39 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी दिनेश जी। देखिए बहुत प्रेम जी, मेरे को जानकारी वहां के बारे में नहीं है ईमानदारी से, लेकिन ये कि अगर कल ये कि थोड़ा भी वोट बीजेपी ले आ पाते, कल एक मित्र से बात हो रही थी, तो अगर वो 2-3 सीटें भी ले आते हैं तो बड़ी बात हो जाएगी वहां पर। इस तरह की मेरा एक्चुअली बहुत ज्यादा वहां के बारे में समीकरण मेरे को ज्यादा ज्ञात नहीं है, आप इसको बेहतर समझते होंगे। जी हरि जी, आप कुछ बताएंगे तमिलनाडु को लेकर? सर तमिलनाडु में बड़ा सीधा सा गणित है, वहां कोई विशेष बात नहीं है सोचने की। तमिलनाडु में किसी के लिए कुछ नहीं है, वहां पर सीधा सीधा इंडिया गठबंधन है और आप वहां एनडीए के लिए 0 सन्नाटा लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा जी। इसके अलावा वहां सोचने जैसी कोई बात अभी तक आई नहीं है। कल भी मेरी साउथ के चेन्नई के कुछ पत्रकारों से बात हुई थी, तमिलनाडु के कुछ और पत्रकारों से बात हुई थी, तो वो उनका मानना यही है कुछ वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जी जी, ये आमतौर पर सर्वेयर्स भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए सीटों के टर्म में फायदा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन विपक्ष का स्पेस बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है, चूंकि एआईएडीएमके बहुत कमजोर हो गई है। तो ये तमिलनाडु में चूंकि सबसे ज्यादा पहले चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर इलेक्शन तमिलनाडु में ही हो रहे हैं, इसलिए इसकी चर्चा महत्वपूर्ण है। दूसरा राजस्थान है जहां पर कि 12 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। बाकी सब जगह तो छोटी कम संख्या में मतदान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव हो रहे हैं वो रोचक हैं और 5 सीटों पर मेरे ख्याल से चुनाव हो रहे हैं। तो ये बालाघाट, सीधी, ये सब इलाका है, छिंदवाड़ा जैसी सीटें हैं जहां पर कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्ट्रगल करती हुई दिख रही है, क्या जोशी जी? प्रदेश की जहां तक बात है, वहां देखिए कांग्रेस के लिए सबसे खराब पोजीशन अगर मैं कहीं देखता था तो वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखता था, लेकिन कमोबेश स्थितियां वहां भी सुधर रही हैं।
और वहाँ कुछ सीटें मतलब हालांकि वो तो वहीं का वहीं रख रहे हैं सर्वे, लेकिन मेरा मेरा अपना वहाँ के बारे में लोगों से जो बातचीत होती है उसमें ये 3 से 4 सीटें इंडिया गठबंधन के पास कड़े संघर्ष में है। जी जी जी। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। हम लोगों ने मोटे तौर पर पहले चरण के कुछ महत्वपूर्ण स्टेट, महत्वपूर्ण सीटों की चर्चा कर ली। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। दिनेश जोयल जी पहली बार हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शक अच्छा लगा भी आपको सराह रहे हैं, आपके विश्लेषण की तारीफ कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए थे हरिशंकर जोशी जी, संजीव कौशिक जी, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। हमारा YouTube चैनल @प्रणाम इंडिया, इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी अपील के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।